फाइन स्टूडेंट, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, लेक्चर नंबर 30, इंडियन नेशनल मूवमेंट का ही हम लोग मिलिटेंट नेशनलिज्म करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग लेक्चर नंबर 28 में ये देख चुके हैं कि नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है। नेशनलिज्म का मतलब है कल्चरल कॉन्सेप्ट, जहाँ पे एक कंट्री से आप अपने आप को जोड़ के देख रहे हो। वी ऑल आर इंडियंस, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म। भले ही हमारा संप्रदाय अलग हो सकता है, रिलीजन अलग हो सकता है, कास्ट अलग हो सकते हैं, है ना, फूड अलग हो सकता है, बट हम एक कंट्री से बिलोंग करते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है? नेशनलिज्म है। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 28 में नेशनलिज्म क्या है, कैसे भारत में 1860 के बाद स्टार्ट हुआ नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट, वो चीज़ हम लोग देखे हुए हैं। लेक्चर नंबर 29 में मॉडरेट नेशनलिज्म, जो शुरुआत के जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था वही इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसको A.O. होम ने बनाया था, और इस पर विवाद भी था, सेफ्टी वल्व थ्योरी। बाद में सेफ्टी वल्व थ्योरी को नकार दिया गया, है ना, और कहा कि नो, A.O. होम के पास ऐसा बहुत सारा दस्तावेज पाया गया है जहाँ वो क्लियर दिखता है कि वो फॉलो नहीं करते थे गवर्नर जनरल के बात को। तो यानी कि उसको लाइटिंग कंडक्टर के रूप में यूज़ किया था बाकी नेशनलिस्ट लीडर्स सब। सही बात है ना। आज की क्लास में स्पेशल फोकस रहेगा मिलिटेंट नेशनलिज्म के ऊपर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मिलिटेंट नेशनलिज्म। समझ गए? देखो सिलेबस देखो यहाँ पे, ठीक है, एरा ऑफ क्राउन में ही जा रहा, बिफोर हो गया, हाँ, इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ रहे हैं 1895 से लेकर 1947, उसी के बीच में पढ़ रहे हैं, समझे। और वो जो इनिशियल फेज ऑफ INC है, बिल्कुल वही पढ़ रहे हैं हम लोग। शुरुआत का जो फेज रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, हाँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो शुरुआत का स्टेज रहा है उसी को पढ़ने जा रहे हैं हम लोग स्टूडेंट। यहाँ पे देखो कॉमन चीज कि जो आइडियोलॉजी था, मॉडरेट का आइडियोलॉजी क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हम डिमांड को रखेंगे ब्रिटिश के पास। तरीका क्या था? ट्रिपल P, प्रेयर, पिटिशन एंड प्रोटेस्ट, डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट। ठीक है ना, प्रोटेस्ट कैसा है? डेमोक्रेटिक, वायलेंट नहीं है, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट है वो। ऑब्जेक्टिव क्या था? डोमिनियन स्टेटस, जैसे ऑस्ट्रेलिया में है, जैसे कनाडा में है, उस तरह का, ब्रिटिश ऊपर रहे और नीचे हम रूल करें, दैट इज कॉल्ड डोमिनियन स्टेटस। देखो स्वराज का डेफिनेशन वो था, बता रहे हो, स्वराज का इंटरप्रिटेशन अलग अलग हुआ है अलग अलग टाइम में। यही स्वराज पूर्ण स्वराज भी बन जाएगा आने वाले समय में, समझे। और सोशल बेस देखो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम सोशल बेस मॉडरेट का, बहुत कम लोग थे, अलाइट लोग थे, और ये लोग ज़्यादा चैम्बर में बैठ के बात करते थे, डिस्कशन हॉल में बात करते थे, स्ट्रीट पे जाके काम नहीं करते थे। वो सबसे बड़ा लिमिटेशन है। दूसरा देखो, बट ये लिमिटेशन को पूरा कर देगा कोई? पूरा कर देगा जी एक्सट्रीम फेज, इसी को बोलेंगे एक्सट्रीमिस्ट। बस चलो, मिलिटेंट जो है ना, मिलिटेंट को आप दो भाग में डिवाइड कर सकते हो यहाँ से, एक एक्सट्रीमिस्ट हो सकता है, एक रेवोल्यूशनरी हो सकता है। दोनों में अंतर क्या है? बढ़िया से देखो, क्योंकि रेवोल्यूशनरी बच्चे लोग पढ़ चुके हो। रेवोल्यूशनरी एंड योर एक्सट्रीमिस्ट बोथ आर द एग्जाम्पल ऑफ मिलिटेंट फेज ऑफ INC। मिलिटेंट वाला जो चीज है, मिलिटेंट जो आइडियोलॉजी है, वो दोनों ही वर्ग फॉलो कर रहा है। एक्सट्रीमिस्ट वाले लोग भी, यानी कि जिसको हम लोग बोलेंगे गरम दल, और जो रिवोल्यूशनरी वाले लोग तो वो भी फॉलो कर रहे हैं। मतलब दोनों में बेसिक अंतर क्या है? फिर अंतर ये है कि जो एक्सट्रीमिस्ट है वो नॉन वायलेंट का रास्ता फॉलो कर रहे हैं, मार तार नहीं है एक्सट्रीमिस्ट में। बट जो रेडिकल वाले जो है, सॉरी, जो रेवोल्यूशनरी वाले लोग हैं, वो बंदूक और पिस्तौल से भी बात करना चाहते हैं, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इसलिए वो रेवोल्यूशनरी है। मत दोनों ही क्या है? एग्जाम्पल है एक्सट्रीमिस्ट का, दोनों ही एग्जाम्पल है तुम्हारा एक्सट्रीम फेज का। आया समझ में अंतर दोनों के बीच में? एक्सट्रीम यानी कि दोनों ही एग्जाम्पल है मिलिटेंट का, तो मिलिटेंट का दोनों ही एक्सट्रीमिस्ट एज वेल एज रिवोल्यूशनरी। बट जो एक्सट्रीमिस्ट है उसका जो तरीका है तुम्हारा नॉन वायलेंट तरीका है। नॉन वायलेंट समझते हो ना, शांति वाला तरीका है। बट जो रेवोल्यूशनरी है उसका क्या तरीका है? वायलेंट वाला, वही पिस्टल वाला सब। देखो रेडिकलिज्म, पैसिव रेजिस्टेंस, सेल्फ रूल, मिडिल क्लास, ये सब समझोगे इस क्लास में। और गांधी जी का अपना ही फेज है जो कि आने वाले समय में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पे समझो बच्चे लोग, एक्सट्रीमिस्ट फेज, एक्सट्रीमिस्ट का क्या एटीट्यूड था और कैसे ये अलग था मॉडरेट फेज से, कैसे मॉडरेट्स लोग से ये अलग थे। और हम जानते हैं कि सेकंड जनरेशन के INC वाले लोग सब है, फर्स्ट जनरेशन के जो लोग थे उसमें सब मॉडरेट्स थे, याद करो, सब मॉडरेट्स लोग थे, सब इंग्लिश एजुकेशन को इंस्पिरेशन मानते थे। जो इंग्लैंड में बैठा हुआ है लोग उसको अपना पॉलिटिकल गुरु मानते थे, और कहते थे कि नो, ब्रिटिश जो रूल है भारत से खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्रिटिश रूल जो है ब्लेसिंग है भारतीय के लिए। ये कॉन्सेप्ट था इन लोग का। बट उससे ठीक उलट ये होगा, ये बोले नो, ब्रिटिश कल्चर कुछ नहीं, यूरोपियन कल्चर फालतू का है, जो कल्चर इंडियन कल्चर बेस्ट है। ये वेदांता से अपना पावर डिराइव करेगा।
समझे, यहाँ पे देखो, द पॉलिटिकल स्ट्रगल वॉज एसोसिएटेड विथ रिलीजियस रिवाइवलिज्म, भारत का जो रिलीजन है उसको रिवाइव करने की जरूरत है। कल्चरल फेस्टिवल को देखो ये लोग बहुत ही अच्छे से मना रहे हैं, इंडियन पास्ट को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, ठीक उल्टा है ना। मॉडरेट्स ऐसा नहीं है, मॉडरेट्स पूरा यूरोपियन कल्चर को ही सबसे सुप्रीम कल्चर मान रहा है वो, बट ये लोग ऐसे नहीं है। बीजी तिलक याद करो, गणपति फेस्टिवल, शिवाजी फेस्टिवल, समझ में आया ना। देखो उनका किया हुआ चीज़ अभी भी मनाया जाता है। गणपति फेस्टिवल होता है कि नहीं होता महाराष्ट्र में, ये स्टार्ट बीजी तिलक ही किए थे। ये देखो, ये ब्रिटिश रूल में बिलीव नहीं करता है अनलाइक मॉडरेट्स, क्योंकि उन लोगों को पता है कि ब्रिटिश जो रूल है वो एक्सप्लॉइटेटिव है, रिप्रेसिव है, और ये यूरोपियन सिविलाइजेशन को सुपीरियर मानने के लिए भी तैयार नहीं है, समझे ना। ये रेशियल रेस को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। ये कहते हैं कि एशिया और जो अफ्रीकन सिविलाइजेशन वो भी बेस्ट है, समझे। और ये कहते हैं कि यूरोपियन कल्चर कोई आइडियल ह्यूमन कल्चर नहीं है, हम जो अपना इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हैं वो इंडियन कल्चर से करते हैं, इंडियन कल्चर के ग्रेटनेस से करते हैं। तो इसलिए हम मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो जो यूरोपियन रेस है वो सबसे सुप्रीम है, नहीं है जी। हमारा जो इंडियन रेस है वो सुप्रीम है। एशिया और अफ्रीका किसी भी हिसाब से पीछे नहीं है यूरोप से। एक्सट्रीमिस्ट का सोच देखते हो कितना, सभी आइडियोलॉजी में तुमको अंतर नजर आएगा। हाँ, ये लोग आप ब्रिटिश को पॉलिटिकल गुरु नहीं मान रहे हैं। ये लोग यदि इंस्पिरेशन डिराइव कर रहे हैं तो सभी रिवाइवलिस्ट मूवमेंट से कर रहे हैं, चाहे वो आर्य समाज हो, चाहे वो थियोसॉफिकल सोसाइटी हो, चाहे न्यू वेदांता हो जो कि रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद ने प्रोपाउंड किया था, प्रोपागेट किया था, फैलाया था। तो हम कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट से प्रभावित थे एक्सट्रीमिस्ट लोग सब, समझे। देखो ये बिलीव कर, ये सोशल एलाइट सोशल बेस में बिलीव नहीं करते थे, ये मासेस में बिलीव करते थे। याद करो मॉडरेट्स का क्या कहना था कि अभी हमारा सोसाइटी बिखरा हुआ है ना, अभी पढ़े हुए लोग नहीं है, ऐसे लोग को अभी मासेस, ऐसे लोग को अभी ज्वाइन करना ठीक नहीं है, ऐसे लोग को एजुटेशन में लाना ठीक नहीं, क्योंकि पढ़े लिखे लोग नहीं है। बट इसके ठीक उल्टा एक्सट्रीमिस्ट लोग बिलीव कर रहे हैं। एक्सट्रीमिस्ट का मानना है कि नो, मासेस जरूरी है, एक मूवमेंट को आगे चलाना है, एक मूवमेंट को प्रोलॉन्ग चलाना है तो मासेस चाहिए, भीड़ चाहिए जी, समझे ना, भीड़ चाहिए, तभी जाके आपके अंदर पैट्रियोटिक फीलिंग जनरेट हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। इसलिए मॉडरेट्स के विरोध में हम, मॉडरेट्स केवल सोशल बेस एलाइट क्लास को लेकर चल रहा है, समझे। और ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स में भी बिलीव करते थे, यानी कि क्या था पहले, पी है ना, पिटिशन, प्रेयर और तुम्हारा प्रोटेस्ट, बोला ऐसा कुछ नहीं है, जो संविधान में नहीं है ना उस पर भी बिलीव करेंगे, मगर हम नॉन वायलेंट तरीके से। यदि प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं तो नॉन वायलेंट तरीके से। यही तो अंतर है, यही तो अंतर है एक्सट्रीमिस्ट और रेवोल्यूशनरी के बीच में, समझे ना। तो यानी कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स और मेथड्स भी यूज किया जा सकता है पॉलिटिकल स्ट्रगल के लिए। एग्जाम्पल देखो, नए नए चीज लेके आए और ये चीज बाद में आने वाले समय में ना एक तरह से कह सकते हो कि बेंचमार्क बना है इंडियन नेशनल मूवमेंट, जैसे स्वदेशी, बॉयकॉट, पैसिव रेजिस्टेंस, मास एजिटेशन, ये सब एक्सट्रीमिस्ट नहीं दिया है, जो कि बाद में गांधी जी इसको बहुत अच्छे से यूज करने जा रहे हैं इस मेथड्स को। पैसिव रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? पैसिव रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि जितने भी विद्यार्थी जा रहे हैं पढ़ने के लिए, अंग्रेज वाला कॉलेज में छोड़ दो, मत जाओ पढ़ने के लिए। जितने भी इंडियन प्रोफेसर पढ़ा रहा है छोड़ दो, मत जाओ। जितने भी लॉ प्रैक्टिस कर रहे हैं मत, लॉ प्रैक्टिस ही नहीं करना। जितने भी एडवोकेट है छोड़ दो, जितने भी डॉक्टर है छोड़ दो। हो गया काम, अपने आप समझ में आ जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन को। दैट इज कॉल्ड पैसिव रेजिस्टेंस। कोई मारधार तो नहीं किया जा रहा है, हाँ, अपना ड्यूटी डिस्चार्ज नहीं करना है बस। क्यों? हम लड़ रहे हैं, पॉलिटिकल स्ट्रगल कर रहे हैं, इसलिए इंडियंस का कोऑपरेशन जरूरत है ना जी। दैट इज कॉल्ड पैसिव रेजिस्टेंस। तो ये भी तो क्या नॉन वायलेंट ही है, हम अपना काम नहीं कर रहे, बात खत्म। तो ये नया तरीका है, ये एक्सट्रीमिस्ट ने दिया है। इस तरीके को बखूबी आने वाले समय में गांधी जी यूज़ करेंगे, चाहे वो CDM में हो, चाहे उससे पहले तुम्हारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं। देखो, तो इसमें राइट्स के ऊपर बात है, इसमें सेल्फ रेस्पेक्ट पे बात है, सेल्फ कॉन्फिडेंस पे बात है, एंड हाईएस्ट पेडिस्टल, यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमको दबा के रखा है ब्रिटिश लोग, रिप्रेस करके रखा है हमें, और अपना ही स्ट्रेंथ पे बिलीव और सेल्फ सेक्रीफाइस। जब तक देश के लिए जान नहीं दिया जाए, जब तक देश के लिए नहीं मरा जाए, तब तक देश आज़ाद नहीं हो सकता। इस कॉन्सेप्ट के साथ कह सकते हो कि दम वाला एक्सट्रीमिस्ट फेस है, दम वाले लोग सब मिलेंगे। इसी में तुमको एक से एक नेता मिलेंगे। बीजी तिलक पहला शख्सियत है जिन्होंने एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को बल दिया है, और उसका जान रहे हो ना, एक से एक लोग आए हैं।
लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय भी बिल्कुल उसी कैटेगरी से आते हैं। वही लाला लाजपत राय जो साइमन कमीशन जब आया था, गो बैक साइमन करते हुए लाठीचार्ज हुआ था ना उनके ऊपर, फिर भगत सिंह गए थे ना मिलने के लिए। हाँ, अजीत सिंह भी बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट ही आते हैं। अजीत सिंह जो अंकल थे भगत सिंह के। देखो विद्यार्थी लोग, तो आइडियोलॉजी क्या है? हैट्रेड फॉर फॉरेन रूल, पसंद नहीं करते हैं ब्रिटिश लोग को। अरे हम इंडिया है, इंडिया इंडिया का रूल करेगा, इंडियंस रूल करेगा यहाँ पे। कौन होता है ब्रिटिश? काय मोटेट ऐसा बोलता है? हम बिलीव नहीं करते हैं ब्रिटिश सुप्रीमेसी में। स्वराज सेल्फ रूल चाहिए, बट ये जो स्वराज अलग है। वो स्वराज क्या बोल रहा था मॉडरेट्स लोग? डोमिनियन स्टेटस चाहिए, यानी कि ब्रिटिश ऊपर रहे, जैसे कनाडा में है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में। ऐसा नहीं है, पूरा इंडिपेंडेंस चाहिए हमको। अब लॉलीपॉप सब नहीं मानने वाले हैं। लॉलीपॉप देता था ना ये लोग, थोड़ा सा एज बढ़ा दिए सिविल सर्विस में, कुछ थोड़ा इधर दे दिए, सूबेदार रैंक से थोड़ा ऊपर कर दिए, तो लॉलीपॉप दे रहा। बोला कि लॉलीपॉप नहीं चाहिए इस तरह का, हमको पूरा चाहिए, रूल करना है हमको पूरा। डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्शन, यदि जरूरत पड़े तो डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्शन लेने तैयार है, डायरेक्ट जाके एजिटेशन होगा, समझे? हाँ, पर्सनल सेक्रीफाइस चाहिए तो वो भी देने के लिए तैयार है। और इंडिया अपना जो है, इंडिया अपना सेलिब्रेशन का खुद ही तैयार करे, यानी कि इंडिया को प्राप्त करना है तो इंडियंस लोग लड़े। यदि इंडिया को कंट्री बनाना है, इंडिया खुद रूल करना है, तो ब्रिटिश नहीं करने जा रहा है, खुद करना पड़ेगा जी। याद करो, यही लोग ने एक्सट्रीमिस्ट लोग थे जो जिन्होंने सेफ्टी वॉल्व थ्योरी लेके आया था, लाला लाजपत राय साहब। और कैपेसिटी ऑफ मासेस में अनडाउटली बिलीव करते थे। भले ही मासेस पढ़ा लिखा नहीं हो, मासेस का जुड़ना जरूरी है। और ये चीज़ तो अभी भी प्रूवन है। देखते हो बांग्लादेश में क्या हुआ तो कितना मासेस पढ़ा लिखा होगा, उखाड़ दिया ना 45 मिनट्स के अंदर, सरकार खत्म ना। हाँ, कल क्या हुआ जानते हो ना तुम लोग? आज कितना तारीख है बताओ जरा? आज 7 अगस्त 2024 है, ठीक है? बच्चे लोग देखेंगे बाद में भी इस वीडियो को। तो 7 अगस्त देखो, 7 यानी कि 6 अगस्त 2024 को एक होटल में आग लगा दिया गया बांग्लादेश में, जहां पे अवामी लीग के 24 लोग थे, पॉलिटिकल लीडर, सब जल के मर गए। तो ये कम से कम चौड़ी चौड़ा इंसिडेंट से तो कम तो नहीं है ये बहुत बड़ी बात है कि जहां पे जिंदा जला दिया गया 24 को। ये तो ऑफिशियल रिकॉर्ड कहता है, इससे ज़्यादा हो सकता है मे भी। और अभी देखो इंटरिम गवर्नमेंट वहाँ पे बन गया, जो नोबेल प्राइज विनर जो थे यूनुस, मोहम्मद यूनुस समथिंग, उनको बना दिया गया। तो कितना कुछ हो सकता है भाई, जनता को लेकर चलना होता है। आप ज़्यादा डिक्टेटरशिप करोगे तो यही सब होगा। लोग थोड़ी पागल है, आप बना रहे हो उसको उस तरह, और उसका माइलेज मिलता है, कई लोगों को फायदा मिलता है उस चीज़ का, समझे? हाँ, द थेसिस दैट ब्रिटिश रूल वाज द ब्लेसिंग टू द कंट्री वाज अगेंस्ट देयर वेरी बेसिक डॉक्ट्रिन। यानी कि जो मॉडरेट सोचता था कि ब्रिटिश जो रूल है ब्लेसिंग है भारत के लिए, यही जो रूल है हमारा सुपर स्टिशियस बिलीफ को खत्म करेगा, यही जो रूल है भारत को एक दिशा दिखाएगा, बोला ऐसा कुछ नहीं है, एक्सट्रीम बताया कुछ है ही नहीं। हमारा जो सोच है, हमारा जो आइडियोलॉजी है, बिल्कुल उसमें कहीं कहीं दूर तक ब्रिटिश को ब्लेसिंग, ब्रिटिश रूल को ब्लेसिंग हम नहीं कहते हैं। जो बात है, इंडियन कल्चर बेस्ट, इंडियन सोसाइटी बेस्ट, हम रिवाइव करेंगे, हम इंडियंस, हम इंडिया को रूल करेंगे, हमको स्वराज चाहिए, हमको मॉडरेट्स की तरह लॉलीपॉप नहीं चाहिए, हमको पूरा अपना कंट्री चाहिए। तो देखो, अब ये दोनों विचारधारा वाले लोग जब एक इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग में बैठेंगे तो किस लेवल पे डिबेट जा सकता है तुम लोग सोच सकते हो। और यही तुमको सूरत स्प्लिट में दिखेगा, यही तुमको जब स्वदेशी मूवमेंट होगा तो उसमें तुमको दिखेगा, और यही चीज़ जब पार्टीशन ऑफ बंगाल होगा तो उस समय में तुमको दिखेगा। क्योंकि आप सेकंड जनरेशन के लोग सब है, सेकंड जनरेशन के लीडर्स है, इसका थॉट प्रोसेस अलग होगा। देख लिया लॉलीपॉप सब, देख लिया खाली पी करते हुए कुछ नहीं मिल रहा है, मिल भी रहा है तो उसमें भी रिस्ट्रिक्शन है। देखो क्या मिला, मॉडल रिफॉर्म देखो जाकर तुम, क्या मिला उसमें, कम्युनल इलेक्टोरेट मिला है, हिंदू मुस्लिम का तो वहीं पे बात हो गया था। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो ऑब्जेक्टिव क्या है, फेडरल टाइप का सरकार बनाना भारत में, जैसे कनाडा में, यूएस में, स्पेशली यूएस में जो था वहां पे फेडरल। याद करो भगत सिंह भी बनाना चाह रहे थे ये चीज, हिंदुस्तानी रिपब्लिक एसोसिएशन था ना, याद है? ये भी तो फेडरल स्टेट बनाना चाहता भारत को। फेडरल स्टेट मतलब क्या कि जहां पे राज्य का भी उतना ही पावर हो जाए जितना सेंटर का है। हाँ, मासेस पे इमेंस फेथ, मासेस, हाँ, एंड टेकिंग पॉलिटिक्स टू द मासेस वाज अ चीप एम ऑफ देयर प्रोग्राम। यानी कि लोगों का जो मुद्दा है उसको पॉलिटिकल एजेंडा के रूप में उठा देना। अरे को जब तक लोगों का मुद्दा पॉलिटिक्स में नहीं आएगा तब तक वो मुद्दा सॉल्व हो ही नहीं सकता है। सही बात है ना? लोग धरना प्रदर्शन देते हैं तो मांगता है ना जी, मान पूरा होता है ना। हाँ, एक्सट्रीमिस्ट का आइडिया क्या है? डेमोक्रेटिक स्वराज चाहिए, यानी कि फुल फ्रीडम चाहिए जी। और फुल फ्रीडम चाहिए इसलिए कि जितने भी यहाँ पे कम्युनिटीज लोग रह रहे हैं, जितने भी लोग रेस रह रहे हैं,
उस सबका उत्थान हो सके, सबका डेवलपमेंट हो सके। इसलिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, क्योंकि ब्रिटिश के अंदर ये संभव नहीं है कि कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं हो सकता रेसेस और कम्युनिटीज का या रिलीजन का। हाँ, फुल कल्चरल ऑटोनॉमी चाहिए, फुल इंडिपेंडेंस चाहिए। हमको जो करने का मन है, कल्चरल चीज को प्रदर्शन करने का मन, हम करेंगे। अरे हमारा कंट्री है, हम जाने कल्चर, तुम कौन होता है हमको रोकने वाला? हमको फुल कल्चरल ऑटोनॉमी चाहिए, ठीक है। और बिल्कुल सेल्फ रूल है जी, मैन हम ही करेंगे, हमको ही रूल करना है ऑफ नेशनल मूवमेंट, समझ रहे हैं, हमको ही करना है। तो इसलिए विद्यार्थी लोग हम कह सकते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट लोग का जो आउटलुक है, सोचने का तरीका है, जो अप्रोच है, बहुत ही डेमोक्रेटिक है, जिसमें मासेस को भी इंक्लूड किया गया। इगैलिटेरियन, हर रेस का बात किया जा रहा है, हर कम्युनिटी का बात किया जा रहा है। नॉन सेक्टोरियन है, समझे, तोड़ने का बात नहीं, अलग अलग सेक्शन को तोड़ने का बात नहीं है इसमें। और पूरा भारत के दृष्टिकोण वाला ये सेट आउटलुक है। क्यों? इसमें कहा है इंडियन कल्चर को प्रमोट करना, इंडियन कल्चर को रिवाइव करना, आर्य समाज से प्रेरणा ले रहा है, थियोसॉफिकल सोसाइटी से ले रहा है, रामकृष्ण मिशन के उससे ले रहा है। तो पूरा जो आउटलुक है वो इंडियन वाला है। तो देखो नॉन वायलेंट भी है और सेकुलर कैरेक्टर भी, यही ना बोले, यही अंतर है, सबसे बड़ा अंतर एक्सट्रीमिस्ट और रेवोल्यूशनरी में। इतना कुछ सोच रहे हैं कि स्वराज भी पाना है, फुल इंडिपेंडेंस भी पाना है, हमको इंडियन कल्चर को प्रमोट करना है, हमको सेल्फ रूल करना है, समझे, हमको फेडरल बनाना है। बट तरीका क्या है? नॉन वायलेंट है, मार धार वाला तरीका बिल्कुल भी नहीं है, अनलाइक रेवोल्यूशनरी। यही जरूरी है समझना इस चीज़ को, तो नहीं, क्योंकि रेवोल्यूशनरी अलग है। फिर एक तो वो ऑर्गेनाइज नहीं है, जहाँ देखेगा मार देगा बंदूक से। वो क्या हुआ था, मुजफ्फरपुर का कांड देख चुके हैं हम लोग नीचे महाराष्ट्र का भी कांड देख चुके हैं हम लोग, कितना दिल्ली कंस्पिरेसी, लाहौर कंस्पिरेसी, है ना, कितना कुछ पढ़ चुके हैं क्लास में। मेरठ कंस्पिरेसी याद है ना तुम लोग को। आगे देखो मेथड्स क्या होगा जी, मेथड जो है इसमें देखो, मेथड्स ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस। हाँ, इसका दो पॉजिटिव एस्पेक्ट भी देख सकते हो, नेगेटिव एस्पेक्ट भी। दे एडवोकेटेड एंड अडॉप्टेड द मेथड ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस, मीन्स रिफ्यूजिंग टू डू एनीथिंग इन ऑर्गेनाइज्ड वे, thereby making the administration impossible। मतलब समझ में आया तुम लोग को? इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनाइज तरीके से रोक के देना कि हम ये काम नहीं करेंगे, जाओ हम लॉयर हैं, हम लोग का काम नहीं करेंगे, हम नहीं जाएंगे ब्रिटिश कोर्ट, हम टीचर हैं, हम टीचर का काम नहीं करेंगे, हम विद्यार्थी हैं, हम विद्यार्थी का काम नहीं करेंगे। तो ऑर्गेनाइज तरीके से अपने काम को रोक देना, ताकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, वो पैरालाइज हो जाए, वो काम ही नहीं कर सके। तो इसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों देखो। नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है कि फॉरेन गुड्स, जो भी फॉरेन गुड्स होगा उसको बॉयकॉट करें। क्यों? स्वदेशी का टाइम है ना, ये हम अपना ही कपड़ा प्रमोट करेंगे, बाहर का कपड़ा क्यों पहने हम? पतंजलि भी ये नारा लगाता है ना कि बाहर खरीदोगे जाएगा पैसा। अब वो उसका कितना है ना, ये उस पर मैं नहीं जाता हूँ, मैं स्वदेशी का बता रहा हूँ, है ना। खादी 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 का भी देखो, पिछले बार झंडा को लेकर भी बहुत प्रमोशन हुआ था खादी का, खादी वाला झंडा। फॉरेन गुड्स बॉयकॉट करना है, ब्रिटिश कोर्ट बॉयकॉट करना है, ब्रिटिश का जस्टिस सिस्टम बॉयकॉट करना है, ब्रिटिश का बनाया हुआ स्कूल को बॉयकॉट करना है, ब्रिटिश का बनाया हुआ कॉलेज को बॉयकॉट करना है। यदि गवर्नमेंट नहीं सुनता है तो गवर्नमेंट को जो टैक्स दे रहे हो वो भी बॉयकॉट कर देना है, नहीं देना है, वो भी पैसा नहीं देना है। क्या है? पीसफुल, मारधार कहीं नहीं है ना जी, दैट्स अ नेगेटिव एस्पेक्ट। यानी कि ये सब, ये नेगेटिव है, यानी कि ये सब नहीं करेंगे। तो क्या क्या करेंगे? पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या क्या करेंगे? हम क्या करेंगे स्टूडेंट? गवर्नमेंट का जो कंट्रोल में जो सिस्टम है उससे हट के हम दूसरा बनाएंगे, सिविल लाइफ, यानी कि स्कूल बनाएंगे, अपना स्कूल होगा, अपना कॉलेज होगा, अपना पंचायत लेवल पे जस्टिस सिस्टम होगा, समझे ना। कॉलेज अपना होगा, स्कूल अपना होगा, यानी कि अपना होगा जी सब चीज़। ब्रिटिश वाला स्कूल नहीं पढ़ेंगे, ब्रिटिश वाला जस्टिस सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे। जो यहाँ जो सिविल राइट्स चाहिए लोगों को, चाहिए लोगों को फंडामेंटल राइट्स, उसके लिए हम व्यवस्था यहाँ पे ऑर्गेनाइज तरीके से क्रिएट करेंगे, नहीं चाहिए हमको ब्रिटिश का। तो देख रहे हो ना, ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है। पॉजिटिव मतलब ये सब चीज़ करेंगे, और नेगेटिव मतलब क्या? ये सब चीज़ नहीं करेंगे। देखो बच्चे लोग, ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट का दिया हुआ चीज़ सबको कैपिटलाइज करेंगे बाद में गांधी जी। मैक्सिमम चीज़ बच्चे लोग देखोगे ना, तो ये तुमको आने वाले समय में इंडियन नेशनल मूवमेंट में गांधी जी जब आएंगे सीन पे, हर चीज़ को यूज़ करेंगे गांधी जी। तो बिल्कुल, जब बात हो रहा हो एक्सट्रीमिस्ट का और बीजी तिलक के बारे में नहीं जाने तो क्या जाने फिर, है ना। बीजी तिलक ही है जो स्टार्ट की है, बाल गंगाधर तिलक यही शख्सियत है जिन्होंने क्या कहा था? स्वराज इज माई बर्थ राइट, आई शैल हैव इट। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, उसको हम लेकर रहेंगे, कोई नहीं छीन सकता हमसे। और ये भी और कहीं नहीं बाबू, बॉम्बे हाईकोर्ट में बोल दिए थे, बहुत बड़ी बात है। हाँ, इनका देखो केसरी और मराठी, केसरी कौन सा? केसरी और मराठी याद है ना, केसरी इंग्लिश में चलता था और मराठी, अच्छा हाँ मराठी इंग्लिश में था, सॉरी, केसरी तुम्हारा उसमें था इंग्लिश मराठी लैंग्वेज में, मराठा, अच्छा कंफ्यूज हो गए।
केसरी और मराठा दोनों ही इनका न्यूज़पेपर था, ठीक है ना। तो मराठा जो था वो इंग्लिश में था और केसरी जो था तुम्हारा मराठी में था, ऐसे बोला जाता। और यही अपने न्यूज़पेपर के द्वारा क्या मैसेज फैलाए थे, बोले थे ना कि शिवाजी ने अफजल खान को मारा तो कोई गलत काम नहीं किया है, सही तो काम किया है। ये सुन के चापेकर ब्रदर्स के अंदर जो हिम्मत बढ़ा, तो चापेकर 3 ब्रदर्स थे ना, जहाँ क्या कर दिया उसको, जो उस समय प्ले कमीशन के जो कमिश्नर थे, दो बनाए थे 2 मेंबर, उसको जाकर मार दिया गोली। इसीलिए बीजी तिलक को पहली बार सेडिशन एक्ट के द्वारा, है ना, उनको गिरफ्तार करके भेज दिया गया, लगभग 1.5 ईयर्स के लिए कह सकते हो। तो यही देखो, जो पॉलिटिकल एक्टिविटी में एक रेडिकल जो ट्रेंड आया, एक नया मिलिटेंट जो ट्रेंड आया है, वो 1890s के बाद स्टार्ट हुआ है, समझे। और 905 के बाद तो एक और भी नया चीज़ उसमें जुड़ा है, एक कंक्रीट सेब आया। 905 तक एक बहुत अलग स्ट्रक्चर आ चुका था, क्योंकि हम जानते हैं कि 1885 में तो इंडियन नेशनल कांग्रेस बना, उसमें बहुत तरह के लीडर्स जुड़ेंगे, और जब इनका एंट्री होगा, इस तरह के जो विचारधारा वाले लोग का एंट्री होगा, तो जाहिर सी बात है उसमें बहुत सारा नया चीज़ भी ऐड होगा। देखो बीजी तिलक के बारे में क्या लिखा गया है, फर्स्ट इंडियन पॉलिटिकल लीडर है जिन्होंने एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी पे अपना भरोसा जताया है, हाँ, ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है उनको। देखो इनका क्या, बीजी तिलक क्या बोलते थे, बीजी तिलक को इंडिया का जो कल्चर है उसके ग्रेटनेस पे, उसको ग्लोरी पे बहुत ज़्यादा विश्वास था इनको। कहते थे कि इंडियन कल्चर इज़ द बेस्ट कल्चर, ठीक है। और इनका मानना था कि यस, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस जगाने की ज़रूरत है लोगों के बीच में, हाँ, लोगों को बोलने की ज़रूरत है कि यस, सब लोग आइए, पॉलिटिकल एजिटेशन करिए ये शैतान राज के अगेंस्ट। नहीं तो ऐसे सुधरने वाला नहीं है, ये ट्रिपल से नहीं मानने वाला लोग सब है। कब तक ये हम लोग को ठगते रहेगा, समझे। और क्लियर गोल था कि स्वराज चाहिए जी, एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म नहीं चाहिए हमको, सिविल सर्विस नहीं चाहिए हमको, पूरा व्यवस्था ही चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ठीक है। अब देखो इनका 1891 में एक ब्रिटिश ने एक एक्ट पास किया था, हालांकि इस एक्ट के बारे में पहले भी बोल चुका हूं तुम लोग को। अब कंसेंट एक्ट 1891, इसमें क्या हो कि मैरिजेबल एज बढ़ा दिया गया ब्रिटिश ने। ये तो ब्रिटिश ने बहुत अच्छा किया, यदि शादी का एज बढ़ाया जाता है गर्ल्स लोग के लिए, बॉयज़ लोग के लिए, तो अच्छी बात है ना। यानी कि जो चाइल्ड मैरिज हो रहा था उसके अगेंस्ट ब्रिटिश ने काम किया, वहाँ फिर भी बीजी तिलक अपोज किए। तो इससे तो एक मैसेज आता है कि बीजी तिलक तो क्या वो पॉजिटिव आउटलुक वाले लोग नहीं थे, तो ऐसा नहीं है। बीजी तिलक का मानना था कि ठीक है बाल विवाह नहीं होना चाहिए, ठीक है, कंसर्न एज ठीक है, उसका हम विरोध नहीं करते। हम विरोध करते कौन लाया, ब्रिटिश लाया, इसलिए हम पसंद नहीं करते हैं। इसको इंडियंस को लाना चाहिए चीज़, हम अपना रिफॉर्म्स खुद करेंगे, ब्रिटिश कौन होता करने वाला। हालांकि ब्रिटिश ने बहुत पॉजिटिव ही चीज़ किया है इसमें। मैं ये क्या कहते थे कि नॉट बिकॉज दे आर अगेंस्ट रिफॉर्म्स बट बिकॉज एक्सट्रीमिस्ट वॉज अगेंस्ट ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन इंडियन सोशियो कल्चरल मैटर, कि जो हमारा कल्चर है उसमें ब्रिटिश कौन होता है इंटरफेयर करने वाला। हम हमारा प्रॉब्लम हम सह लेंगे, हमारा प्रॉब्लम हम ठीक कर लेंगे, ठीक है ना। तो ब्रिटिश को आने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब क्या कि ब्रिटिश का इंटरफेरेंस इनको बिल्कुल पसंद नहीं है इंडियन कल्चर में। ये पूरा स्वदेशी बिलीव कि भारतीय खुद भारत को रूल कर सकता है, ठीक है, अपने कल्चर को रिवाइव करने का थॉट प्रोसेस, ये सभी चीज़। तो बच्चे लोग देखो इन्होंने क्या, देखो बहुत बड़ा योगदान है इनका, ठीक है। बीजी तिलक, अभी बीजी तिलक जिस बिल्कुल बहुत बड़ा नाम है महाराष्ट्र में भी, पूरा भारत में भी। इन्होंने क्या किया, गणपति फेस्टिवल को रिवाइव किया, शिवाजी फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया। और इसलिए किया शिवाजी फेस्टिवल और गणपति फेस्टिवल ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सके। जब अधिक से अधिक लोग जुड़ेंगे तो जो भी उनका पॉलिटिकल एजेंडा है वो अपना स्पीच के थ्रू बोल देंगे और लोगों को समझ में आ जाएगा क्या मैसेज है। तो इसलिए इनको क्रेडिट जाता है। देखो गणपति फेस्टिवल कब स्टार्ट हुआ, 1893 में स्टार्ट हुआ था। ये सबसे ओल्ड रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है महाराष्ट्र में। देखो अभी भी होता है ना गणपति फेस्टिवल। अब महाराष्ट्र से जो सटा हुआ एरिया है तेलंगाना का, वहाँ पे भी होता है ये, हाँ होता है, क्योंकि साइड में असर पड़ता ही है। देखो वही बोले कि कहाँ ने ये ट्रांसफॉर्म इट, बताओ कहाँ लोग गैदरिंग में गणपति फेस्टिवल मनाने आ रहे हैं, तो बताओ ये नेशनल मूवमेंट में कन्वर्ट हो गया, पॉलिटिकल मुद्दा जुड़ गया इसमें। लेक्चर सुनाया जा रहा है, ऑर्गेनाइज लेक्चर का, आओगे इतना भीड़ होगा, यहाँ जाना स्पीच देंगे। यानी कि भगवान, समझ रहे हो ना, रिलीजियस कॉज की वजह से लोग जुड़ रहे हैं, उसको फिर पॉलिटिकल एजेंडा बना के वहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड। प्रोसेसन हो रहा है जी, लोग सब मार्च कर रहे हैं, साथ में सॉन्ग आ रहे, कम्युनिटी में सब लोग बैठ के खाना खा रहे हैं। अच्छा, लोग जब बैठ के खाना खाएंगे तो बातचीत होगा ना, कितना बात खाना खाते वक्त जानते हो ना कितना बातचीत हो सकता है ना, कि देखो आपने क्या किया वहाँ पे, अच्छा हो गया ये, अच्छा वो क्या कर रहा था, अच्छा वो, हाँ बहुत बढ़िया सा आइडिया एक्सचेंज होगा, पास आउट होगा। तो बिल्कुल ये करते थे।
और देखो ये अपील करते थे हर एक हमारे भाई लोग से कि सब साथ रहिए। एक तरह से एक प्लेटफॉर्म बना जहाँ पे सभी लोग को जोड़ने का प्रयास होगा, और जब तक हम साथ नहीं चलेंगे तब तक हम ब्रिटिश को नहीं हरा सकते हैं। तो सभी साथ आना है ना, शोल्डर टू शोल्डर काम करना, ताकि हम अपने नेशनल ड्यूटी को भी डिस्चार्ज कर सकें। क्योंकि भारतीय का ये ड्यूटी होना चाहिए कि वो भारत के लिए लड़े। शिवाजी फेस्टिवल देखो, आप शिवाजी फेस्टिवल में तुमको मिलेगा थोड़ा सा मिलेगा तुमको अलग सा फ्लेवर। नेशनल हीरो वर्शिप, देखो शिवाजी तो जान ही रहे हो कितना बड़ा नाम है महाराष्ट्र में, है ना, पूरा भारत में भी बहुत बड़ा नाम है। तो पहली बार ये फेस्टिवल हुआ था रायगढ़ वही महाराष्ट्र में 1895 को सेलिब्रेट किया था। और यहाँ से नेशनल प्राइड, यानी कि लोगों में ना लोगों में एक एनर्जी बढ़ाया जा रहा है, लोगों को प्रमोट मतलब इनकरेज किया जा रहा है कि देखो मराठी जग जाओ, मराठी मानुस जग जाओ, शिवाजी इसी धरती से आते थे, देखो शिवाजी ने क्या किया था, शिवाजी ने अफजल खान को मारा है तो एकदम सही किया है। देख रहे हो ना, यानी कि मर्डर को जस्टिफाई किया जा रहा है। मर्डर का जस्टिफिकेशन किसी भी रूप में नहीं होना चाहिए कायदे से। जब बीजी तिलक अपने राइटिंग्स के द्वारा, अपने लेक्चर के द्वारा यदि ये बात कह रहे हैं कि अफजल गुरु को शिवाजी ने मारा, तो वो एकदम सही है, वो सेल्फिश एक्ट है, क्योंकि देश को बचाना था उस समय। शिवाजी का जो साम्राज्य था, मराठा का जो साम्राज्य था, उसको बचाने के लिए अफजल खान को मारे थे शिवाजी, जो कि बहुत उचित किए थे। अब देखो क्या होगा इसका असर। 1897 में जब फेस्टिवल सेलिब्रेट होगा पुणे में, वही शिवाजी फेस्टिवल, तो देखो चापेकर ब्रदर्स इतना ज़्यादा, वही 3 ब्रदर्स थे ना इसमें, हाँ, वो इतना प्रभावित होंगे कि प्लेग कमिश्नर, यानी कि प्लेग कमीशन में 2 कमिश्नर थे ना, दोनों को मार देगा ये। और तिलक को 18 मंथ के लिए सेडिशन एक्ट के द्वारा सेडिशन एक्ट लगा के बंद कर दिया जाएगा जेल में। तो समझ रहे हो ना। उसके बाद फिर वो आएंगे तो फिर 6 ईयर्स के लिए चले जाएंगे, 5 to 6 ईयर्स के लिए, क्योंकि फिर इंसिडेंट होगा। क्योंकि जानते हो ये देखो, तो अभी थोड़ा देर में दिखा, क्योंकि आईपीसी बन गया था ना, सेडिशन वाला एक्ट जोड़ दिया गया था, फिर बाद में और वैल्यू एडिशन किया गया सेडिशन में, ताकि कोई बोले ही ना इस तरह का राष्ट्र देश मुकदमा हो जाएगा। देशद्रोह मुकदमा होता है ना जी, बिल्कुल। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि कहाँ पहले पैसिफिस्ट नेशनलिज्म चलता था, एकदम शांति से चल रहा है मॉडरेट्स के फेज में, और अचानक कैसे मिलिटेंट नेशनलिज्म में कन्वर्ट हो गया, ये तो बहुत बड़ी बात है ना। तो इसी को सिलसिलेवार तरीके से पढ़ते स्टूडेंट। नीचे देखो, फर्स्ट वन देखो, रिकॉग्निशन ऑफ ट्रू नेचर ऑफ ब्रिटिश। ब्रिटिश का रियल जो मोटिव है वो पता चल गया लोगों को। अब देखो इसका श्रेय तो बिल्कुल मॉडरेट्स को भी जाता है। ड्रेन थ्योरी, दादा भाई नारोजी, आरसी दत्त, डब्ल्यू वाछा जो थे ना, एक वाछा करके, उनका ही बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उन्होंने रियल में दिखा दिया कि देखो ब्रिटिश लोग कितना पैसा लेके जाते हैं यहाँ से, है ना। अब बताओ, उन्होंने कहा था ना होम चार्जेस नहीं होना चाहिए इतना, बताओ यहाँ के SOS हो गए, यहाँ के पब्लिक सर्वेंट हो गए, सबको पैसा ब्रिटिश इंडियन लैंड से ही दिया जा रहा है। तो यहाँ पे देखो, एक्सप्लॉयटेटिव रूल एंड इनडिफरेंस एटीट्यूड टुवर्ड्स इंडियंस। जो ब्रिटिश, बताओ ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश देखो अपना ही काम कर रहा है। 1890s में, 1890s का समय ऐसा था बच्चे लोग, पूरा फेमिन, प्लेग आ गया ना, महामारी आ गया था ना, बेबनिक प्लेग महाराष्ट्र में, ब्रिटिश को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वारंटीन वाला भी सिस्टम बनाया तो कितना गंदा बनाया था वो भी हम जानते हैं। फेमिन आया था भारत में, जिसकी वजह से 90 लाख लोग मर गए थे विदिन 4 ईयर्स। अब तुम आंकड़ा समझ सकते हो कितना भयानक त्रासदी हुआ होगा उस समय। 90 लाख लोग, देखो 90 लाख पीपल मारे गए थे विदिन 4 ईयर्स। क्या जाएगा, क्या मैसेज जाएगा कि ब्रिटिश को कोई फर्क नहीं पड़ता। सच में कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। बताओ, दिल्ली दरबार हो रहा है, समझ, दिल्ली दरबार हो रहा है, लोग मर रहे हैं खाने से, यहाँ पैसा उड़ाया जा रहा है। तो ये पता चल गया था कि अब ट्रिपल पी से कुछ नहीं होने जा रहा है। अब मॉडरेट्स का जो अप्रोच है उसे कुछ नहीं होने जा रहा है। अब रेडिकल स्टेप लेना जरूरी है। दूसरी बात देखो, बताओ इंडियंस का जो डिमांड जो ट्रिपल पी से दे रहे थे, मान कहाँ रहा था। 1892 में भले ही इलेक्शन का कॉन्सेप्ट आ गया, वो भी इनडायरेक्ट इलेक्शन आया, तो जिसको रियल में पहुंचना चाहिए, जो पीपल का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, वो तो नहीं पहुंचा वहां पे। तो देखो वही बात है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 का, उसमें भी रियल इंडियंस का जो डिमांड है वो पूरा नहीं किया गया, समझे ना। लार्ज स्केल पे जो चेंज करना चाहिए था काउंसिल को, वो चेंज नहीं हुआ। तो इंडियंस तो अभी भी हताशी है, निराशी है।
दूसरी बात देखो, वही रिप्रेसिव लॉस देखो ना, वो सेक्शन तुम्हारा जो डाल दिया गया आईपीसी में, जोड़ा गया ना बाद में उसको, हाँ 124A 153A बाद में जो जोड़ा गया, उसके वैसे ही तिलक जी सब गए हैं ना अंदर। बताओ तुम इंपॉर्टेंट लीडर को पकड़ के तुम डाल रहे हो सेडिशन एक्ट में। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, बताओ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बनाया गया 1904 में कर्जन के द्वारा, लॉर्ड कर्जन आ गए थे ना। अब बताओ ये क्या था ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। यदि मान लो कि कोई भी ऑफिसर हो, जो इंडियन ऑफिसर, वो यदि ब्रिटिश का इंफॉर्मेशन को शेयर करता है तो फिर उसके ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस का धारा लग जाएगा, यानी कि वो क्रिमिनल एक्टिविटी है। तो इसका मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच आपने तोड़ा है। जाहिर सी बात है, जिस जनता के लिए काम कर रहे हो अकाउंटेबल होना पड़ेगा ना तुमको। आरटीआई है कि नहीं व्यवस्था अभी? हाँ, चार्टर एक्ट है कि नहीं है? अभी भी है, सिटीजन चार्टर होता है अभी भी कंट्री में, आरटीआई। तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बना के कहीं ना कहीं ब्रिटिश ने ऑफिशियल इंडियन ऑफिसर्स का मुंह बंद किया था। पसंद नहीं आया लोग को। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आया ना, क्योंकि उन लोगों को लगना शुरू हो गया था कि यूनिवर्सिटी क्या पॉलिटिकल एक्टिविटी का फैक्ट्री है, तो इसको डायरेक्ट कंट्रोल किया जाए। भगत सिंह सब वहीं से नहीं स्टार्ट हुए थे। तो इसके लिए लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था, यूनिवर्सिटी एक्ट पास किया ताकि यूनिवर्सिटी के ऊपर कमान, हाँ डायरेक्ट कमान रहे गवर्नर जनरल का, वही वाइस रॉय का। तो इससे एक गलत मैसेज जाएगा कि हम कॉलेज में भी सोच नहीं सकते क्या, कॉलेज में भी पॉलिटिकल स्पीच नहीं दे सकते क्या। तो ये सब चीज, ब्रिटिश रूल वॉज नो लॉन्गर प्रोग्रेसिव। ये दुनिया भर का बात किया ना वो डिस्पैच में। उसके बाद दुनिया भर का एजुकेशन पॉलिसी ने क्या बोला कि टेक्निकल एजुकेशन देंगे, वोकेशनल एजुकेशन देंगे, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, कुछ नहीं दिया रियल में। वही बोला कि मास एजुकेशन, जो टेक्निकल एजुकेशन फैलाना चाहिए था, कुछ नहीं फैला, उल्टा सप्रेस किया है। और हमने देखा है, टोटल एनालिसिस भी किया है, चाहे मैकेले का माइन्यूट हो, चाहे हुड का डिस्पैच हो, या फिर आने वाले समय में बहुत सारा चीज़ आया, सब में देखा कि कहीं ना कहीं शोषण ही हुआ है। समझे? तो ये सभी जो रीजन है, इसी की वजह से जो इंडियंस थे बहुत ही डिससेटिस्फाइड थे ब्रिटिश से। समझे ना, पसंद नहीं कर रहे थे ब्रिटिश रूल को। नंबर 2 देखो, वही बेबनी प्लग देखो बच्चे लोग, थोड़ा सा देख लो इसको, थोड़ा सा डिटेल्स में दिया गया है। 1896 में बेबनी प्लग आया। प्लग मतलब वही महामारी आया था, बैक्टीरिया, एक समथिंग बैक्टीरिया की वजह से, बैक्टीरियम, उसी बैक्टीरिया, समझे ना, देखो इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम। तो बहुत तेजी से बॉम्बे प्रेसिडेंसी में बीमारी, महामारी फैला। सरकार को अब ड्रास्टिक एक्शन लेना था, क्योंकि जानते हो कि ये वही कोविड टाइप का ही बीमारी है, इन्फेक्शियस डिजीज है। सरकार ने क्वारंटीन वाला व्यवस्था बनाया था ना, तो क्वारंटीन वाला कॉन्सेप्ट पहली बार 1896 में ही आया था स्टूडेंट, कि जहाँ पे महामारी फैले तो जो इन्फेक्शियस है उसको अलग किया जाए। देखो, तो उसी के लिए प्लेग कमिश्नर बना। प्लेग कमिश्नर वॉज अपॉइंटेड अंडर द कमांड ऑफ, देखो एक कमिश्नर कमीशन बनाया गया, समझे ना। उसमें जो मेंबर है WC रांद है और लेफ्टिनेंट अरेस्ट, ये दोनों आदमी को बनाया गया, दोनों ही कमिश्नर लोग हैं। पता, ये कमिश्नर के ऑर्डर से सोल्जर लोग घर घर जाने लगे, जो भी प्लेग से प्रभावित लोग सब उसको सर्च करने लगे। तो लोगों को लगा कि बहुत गलत चीज़ है, एक तो हमारा मरीज बीमार है, हमारा भाई बीमार है, उसको पकड़ के कहीं तो और फेंक दे रहा है, बुरा लगेगा ना। सरकार ने इस बार तो ऐसा नहीं किया, कोविड-19 में बहुत पॉजिटिवली लोग को उठाया, पॉजिटिवली क्वारंटीन में रखा, फिर पॉजिटिवली डिस्चार्ज किया। समझ रहे हो ना बात को? अब पकड़ के जबरदस्ती, यदि पकड़ के किसी घर से पकड़ के उसका भाई को, बहन को कोई निकाल के कहीं डाल देगा, यहाँ पे वो मर जाए, ऐसे भी ब्रिटिश इंडिफरेंट है, ब्रिटिश को कोई मतलब नहीं है, गुस्सा आएगा ना। देखो, इसलिए बीमारी को जिस हिसाब से ब्रिटिश डील कर रहा था, बीमारी को खत्म करने के लिए, ये पसंद नहीं आया लोग को। तो 2 ऑफिसर्स को पकड़ के पुणे यंगस्टर, जो चापेकर ब्रदर्स भी कहते हैं, जिसमें दामोदर चापेकर है, बालकृष्ण चापेकर है, वासुदेव चापेकर है, तीनों पकड़ के मार दिया दोनों कमिश्नर को। क्या हुआ बाद में? ये तीनों को कैपिटल पनिशमेंट मिला, हैंग कर दिया, फांसी में लटका दिया। ये तीनों जो लोग प्रभावित हुए थे और किसी से नहीं, बीजी तिलक से ही प्रभावित हुए थे। क्यों? बीजी तिलक ने क्या बोला था कि शिवाजी ने जो अफजल खान को मारा है वो सही तो किया है नेशनल इंटरेस्ट के लिए, तो अब ये चापेकर ब्रदर्स इसको मार देगा। समझे ना? बहुत सारे जर्नलिस्ट, तिलक जी को भी पकड़ा गया सेडिशन के थ्रू। देखो, और उतना ही नहीं, जो सेक्शन 124 था उसको और पावरफुल बना दिया, उसमें और वैल्यू एडिशन कर दिया है, ताकि कोई गलती से भी जर्नलिस्ट संभल जाए, कोई भी गलती से इस तरह का स्पीच या इस तरह का राइटिंग ना लिखे जिसकी वजह से इतना कुछ हो जाए, जहाँ पे कमिश्नर का ही डेथ हो जाए, कमिश्नर को ही मार दिया जाए। मतलब लोग मानने वाले हैं नहीं। देखो, ये तो कुछ नहीं है बाबू, रेवोल्यूशनरी तो इसे भी भयानक दे रहा है उधर, पैरेलल सीन पे चल रहा है ना रेवोल्यूशनरी सब, हाँ, जो कि अनऑर्गेनाइज्ड है। युगांतर पार्टी याद है, अंशुलन समिति याद है, बिल्कुल चल रहा है वो। यही है बच्चे लोग। देखो,
याद करो, पहले ही पढ़ा चुके हैं। सेक्शन 124 ऑफ आईपीसी 1870 क्या था? कोई भी चाहे राइटिंग के थ्रू, स्पीच के थ्रू यदि डिसअफेक्शन क्रिएट करता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो उसको जेल में डाला जा सकता है, मैक्सिमम 3 ईयर्स के लिए भी, और उससे भी ज़्यादा हो सकता है। फर्दर देखो बच्चे, 1898 में जोड़ा गया, देखो वो वाला। अब इसमें कहा गया कि कोई भी कोई भी व्यक्ति अपने स्पीच से, अपने राइटिंग से या अपने हरकत से यदि सरकार के विरोध में ऐसा फीलिंग्स क्रिएट करता है तो वो आप क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा। क्रिमिनल ऑफेंस समझते हो ना, जैसे मर्डर किया आपने तो क्रिमिनल ऑफेंस, रेप किया तो क्रिमिनल ऑफेंस, तो उसको आप क्रिमिनल ऑफेंस माना जाए। क्रिमिनल ऑफेंस का जानते हो सज़ा बहुत बड़ा होता है, देखते हो ना। तो ये सब जो लाया गया लॉ सब ब्रिटिश सरकार बचाने के लिए, अपना सरकार बचाने के लिए लाया, और इंडियंस जो इंडियन नेशनल मूवमेंट में शामिल हो रहे थे ऐसे लोगों को कर्व करने के लिए लाया है सब चीज़, जो कि गलत था। देखो, तो पहला समझ गए ना स्टूडेंट कि क्यों जरूरी पड़ा कि पैसिफिस्ट नेशनलिज्म से मिलिटेंट नेशनलिज्म होने का। सेकंड रीजन देखो, हॉकिस पॉलिसी, कर्जन का मतलब वही कह सकते हो कि रिप्रेसिव पॉलिसी कर्जन का। अब तुम देखो, पता ये लॉर्ड कर्जन बहुत ही जवान लड़का, कितना गंदा गंदा कमेंट कर इंडियंस को क्या क्या बोलता था कि तुम लेटिंग ऑफ गैस, यानी कि छोड़ा हुआ गैस है, तुम गंदा बोल रहा है उसको, और गंदा गंदा कमेंट्स देता था, डेरोगेटिव कमेंट्स देता था, बोलता था कि हाँ गंदा गंदा कमेंट देता था। देखो दिल्ली दरबार लगाया गया था ना, यहाँ जो लोग मर रहे हैं बेबनी प्लॉक से मर रहे हैं, लोग फेमिन से मर रहे हैं, तुम दरबार पे दरबार किए जा रहे हो। अब बताओ, इंडिया का पैसा लेके टिबेटन एक्सपीडिशन हुआ था ना कर्जन के टाइम में, याद है ना, यंग्स हस्बैंड के अंदर जो गए थे वहाँ पे, तो लोग तो देख ही रहा है ना कि क्या कर रहा है ये लोग। एक इंडियंस को गाली दिए, गंदा गंदा गाली दे रहे हो, ओपन गाली दिया जा रहा है। दूसरी बात देखो, रिप्रेसिव एक्ट, बताओ कॉर्पोरेशन, कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट आया, क्या है इसका मतलब? जो कॉर्पोरेशन है ना, जिसमें म्यूनिसिपैलिटी है, उसमें कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट का, यानी कि लोकल लेवल पे भी ब्रिटिश नहीं छोड़ा है, वहाँ पे भी कंट्रोल। जैसे अभी कहे कि जो म्यूनिसिपैलिटी है बेगूसराय का, उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा, तो तुम समझ रहे हो ना ये कितना बड़ा बात था। कलकत्ता को नहीं छोड़ना चाहता क्योंकि कलकत्ता हब है पॉलिटिकल एक्टिविटी का। देखो वहाँ पे 1899 में देखो कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में बता चुका हूँ, ताकि जो भी ऑफिशियल से यदि ब्रिटिश का जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन यदि शेयर करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगा। तीसरा देखो, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट में बता चुका हूँ, अब पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ नहीं होगा, अब फुल कंट्रोल है, वाइसरॉय का फुल कंट्रोल है यूनिवर्सिटी के ऊपर। एंड पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये तो बहुत बड़ा इंसिडेंट है, बंगाल का पार्टीशन करना। आज जो कल जो या जो भी अभी रिसेंट टाइम में जो शेख हसीना का गया है, तो उससे डायरेक्ट संबंधित है तुम्हारा ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान क्या है? बांग्लादेश। तो ब्रिटिश ने ही तो नींव रख दिया था 1905 में इस चीज़ का। तो आया समझ में? कर्जन का हरकत पसंद नहीं है लोग को। आगे देखो, देखो दूसरी बात है कि मॉडरेट जितना भी अचीव किया उसे खुश नहीं था। मॉडरेट्स क्या, ट्रिपल पी से बहुत कुछ अचीव किया है, मगर लोग खुश नहीं थे, एक्सट्रीमिस्ट लोग खुश नहीं थे। यानी कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ जो लीडर्स थे आईएनसी से, उसे बिल्कुल भी सेकंड जनरेशन ऑफ लीडर्स खुश नहीं थे आईएनसी के। देखो मॉडरेट्स क्या है, वो ज़्यादातर एजुकेटेड थे इंग्लिश में, समझे, वो इंग्लिश से इंस्पिरेशन ड्रॉ करते थे, वहीं का वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पे ही उनका विश्वास था, और वो मासे से कभी जुड़ नहीं पाए। मगर एक्सट्रीमिस्ट लोग अलग है, वो मासे से जुड़ना चाहता है, मासेस को लाना चाहता है, मासेस का मुद्दा उठाना चाहता है अपने पॉलिटिकल एजेंडा में। तो फिर तो वही बोला कि जो यंगर एलिमेंट्स है कांग्रेस के अंदर, वो हमेशा ये ट्रिपल पी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके पर हमेशा क्रिटिसाइज करते थे। ये बोलते थे कि ये प्रेयर, प्रोटेस्ट, पिटिशन, ये कुछ नहीं होने जा रहा है, ये मतलब हम भिखारी हैं क्या, पॉलिटिकल ये मेडिकेंसी चल रहा है क्या, मतलब भिखारी है क्या, बेगिंग कर रहे हैं क्या, हम अपना कंट्री में बेगिंग करेंगे अपने फ्रीडम के लिए, इस तरह का थॉट प्रोसेस। तो मतलब चाहिए तो चाहिए, अब मैं क्या करोगे। तो ब्रिटिश जानते हो ना, ब्रिटिश बहुत चालाक है, इंडियन से थोड़ा आगे ही है ब्रिटिश। जब देखेगा कि एक्सट्रीमिस्ट खूब हवा में उड़ रहा है, तोड़ देगा दोनों को। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, गाजर खाओ बेटा तुम, मॉडरेट्स को गाजर खिलाते रहेगा, उसको मारते रहेगा। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, और नहीं होगा तो सैयद उसको लाएगा, फिर सर सैयद अहमद खान को भी लाएगा, और इधर से तुम्हारा मुस्लिम लीग को भी प्रमोट कर देगा, बोले जाओ कांग्रेस को प्रपोज करो। ब्रिटिश देखो, ब्रिटिश तो मजे में रहा है, बैठे बैठे रूल किया है उस कंट्री को, ताकि फिर से रिवोल्ट ऑफ 1857 ना हो सके। आगे देखो बाबू, एजुकेशन का ग्रोथ देखो। अब बताओ, एजुकेशन भी हुआ,
अब एजुकेशन का पॉजिटिव रोल भी तो है। हम लोग सेकुलर थॉट प्रोसेस समझे, हमने लिबर्टी समझा, हमने इक्वलिटी समझा, हमने डेमोक्रेसी समझा, हमारा बुद्धि खुला ना। अंग्रेज हमें शोषण करके रख रहा है। और दूसरी बात है, एजुकेशन तो हो गया मगर जॉब तो मिल ही नहीं रहा है। बांग्लादेश में भी यही हुआ, इंडिया में भी यही हो रहा है कि लोग एजुकेटेड ज़्यादा है मगर अनएम्प्लॉयमेंट है, अंडर एम्प्लॉयमेंट है। क्या होगा बाबू, विद्रोह हो जाएगा ना। बेरोजगारी बहुत बड़ा रीजन होता है किसी भी देश में विद्रोह होने का, बात समझे। बांग्लादेश में भी यही हुआ है, बेरोजगारी बढ़ रहा है, सरकार जॉब ही नहीं दे पा रहा है, विद्रोह हो जाएगा। देखो इसे डिसकंटेंटमेंट है लोगों के बीच में, और इससे क्या होगा, और रेडिकल नेशनलिज्म बढ़ेगा। और रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज तो बढ़ ही रहा है पैरेलली। जहां जहां गैप होगा वहां रेडिकल नेशनलिज्म और ज्यादा बढ़ेगा। चौथा नंबर समझ गए ना। 5 नंबर देखो बच्चे लोग कि क्यों पैसिफिस्ट नेशनलिज्म से मिलिटेंट नेशनलिज्म गया है। तो एक रीजन ये भी है कि वेस्टर्नाइजेशन ठीक नहीं है। लगातार ये लोग क्रिश्चियन मिशनरी को बुला कर रहे थे यहाँ पे कन्वर्ट सब। और हमारे जो अपने भारत के जो इंटेलेक्चुअल्स है, विवेकानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी, स्वामी दयानंद सरस्वती, ये क्या बोलते थे, इंडिया फॉर द इंडियंस, भारत भारतीय के लिए होना चाहिए, हमारा कल्चर ही हमारे भारत में होना चाहिए। समझे, ये इंडिया का ग्लोरियस पास्ट को अब बहुत ही पॉजिटिव साइड में दिखा रहे थे। और जो व्हाइट का जो सुपरमेटी है, व्हाइट मैन बर्डन, सुने हो ना तुम लोग कि व्हाइट मैन का ये जिम्मेदारी है कि वो यहाँ का ब्लैक मैन को सिविलाइज्ड करे, क्योंकि हम आते हैं आर्यन रेस से। तो बाद में ये मिथ तोड़ दिया था ना मैक्स मुलर ने, जेम्स प्रिंसेप ने, यूरोपियन स्कॉलर ने, बोला ऐसा कुछ नहीं है, तुम यूरोप से आओ चाहिए, दोनों बराबर एक ही रेस से आए हो। तो कॉन्फिडेंस आया ना, बिल्कुल कॉन्फिडेंस आएगा। तो इसने बोला कि ये जो एक्सेसिव वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है भारत में अच्छी बात नहीं है, नेशनल आइडेंटिटी का अगेंस्ट है ये, इससे इंडियन कल्चर हमारा बर्बाद हो रहा है। तो ये भी एक रीजन है। अब देखो इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसेस, वर्ल्ड में बहुत कुछ हो रहा है। देखो वर्ल्ड में ऐसा बहुत कुछ हुआ जिससे यूरोपियन जो मिथ, यूरोपियन का जो मिथ था ना कि यूरोपियन कभी भी नहीं हार सकता है, अच्छा कुछ नहीं। देखो जापान एक इंडस्ट्रियल पावर बन के आया, जापान ने फिर रशिया को भी हरा दिया था ना। अब देखो बात क्या था कि इंडस्ट्रियल पावर केवल यूरोपीय हो सकता है। अरे भाई जापान जो प्रोग्रेस किया है, जो 100 साल में वो किया है, जापान तुम्हारा 20-30 साल में करके दिखाया है। जापान जानते हो ना कितना आगे निकल गया। जापान का मतलब क्या, एशिया। जब जापान कर सकता है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। नंबर 1 मतलब इथोपिया इटली को जीत गया। इटली को जीतने का मतलब क्या, यूरोप को जीत गया। हाँ, बोर वार में देखो डच ने गंदे तरीके से हरा दिया था ब्रिटिश को, बोर वार में, जहाँ पे गांधी जी ब्रिटिश को सपोर्ट किए थे। बताएंगे गांधी जी का जब ब्रिटिश हार सकता है दूसरे कंट्री में, तो इस कंट्री में क्यों नहीं हार सकता है ब्रिटिश। 1892 में देखो क्या हुआ, सॉरी 1893 से लेकर 1902 में देखो बोर वार में बहुत बार ब्रिटिश को मुंह के बल गिरना पड़ा था। जापान देखो जीत गया रसिया को 1905 में। नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहा है आयरलैंड में, रसिया में, इजिप्ट में, चाइना में। देखो इसका प्रभाव पड़ेगा भारत पे भी, पड़ेगा ना। बांग्लादेश में कुछ हुआ तो इंडिया में फर्क पड़ा ना, पड़ा फर्क। बीएसएफ देखो जाकर वहाँ पे कितना हाई अलर्ट हो गया है। जाओ देखो वहाँ पे मिलिट्री से बात हो रहा है हमारा, पड़ता है फर्क। दूसरे कंट्री में कुछ होता है तो इंडिया में फर्क पड़ता है, चाइना में कुछ होगा तो इंडिया में फर्क पड़ेगा उसका। तो ये प्रेरणा ड्रॉ कर रहे हैं वहाँ से। दूसरी बात है देखो, अब ऐसा तो बात नहीं है कि जो मिलिटेंट जो लीडर सब है वो एक ही जगह हो, अलग अलग जगह से निकल रहे हैं। बंगाल से देखो राजनारायण बोस, अश्वनी कुमार दत्ता, अरविंदो घोष, बिपिन चंद्रपाल, इस टाइप के लीडर्स निकल रहे हैं। महाराष्ट्र से भी देखो बाल गंगाधर तिलक निकले ना, विष्णु शास्त्री चिपलकर निकले। पंजाब से देखो लाला लाजपत राय, अजीत सिंह है। तो तीनों जगह से कनेक्ट हो ही तो गया। ये मैसेज फैलाएंगे अपना एक्सट्रीमिज्म का। तो ये बिलीव करते थे रेडिकल मीन्स यानी कि अब एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका होना चाहिए, ये ट्रिपल पी पे बिल्कुल नहीं, समझे। उससे लेना है। देखो शख्सियत का देखो लाला लाजपत राय, बीजी तिलक, बिपिन चंद्रपाल, अरविंदो घोष। अरविंदो घोष जान रहे हो ना, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है ये भी अरविंदो घोष। बाद में ये कि एक्टिव पॉलिटिक्स से वो रिटायर हो गए, वो अलग विषय है। विष्णु शास्त्री चिपलकर है ना, राजनारायण बोस, अश्वनी कुमार दत्ता, ऑल वेर फ्रॉम योर एक्सट्रीमिस्ट लीडर। सभी लोग एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स हैं स्टूडेंट, और सब ने एक नया जान दिया है इंडियन नेशनल मूवमेंट में, समझे। तो ये पढ़ा चुके हैं ना विद्यार्थी लोग कि कैसे पैसिफिस्ट नेशनलिज्म से मिलिटेंट नेशनलिज्म तब बढ़े हैं, क्या क्या रीजन रहा है। तो आई हैव कवर्ड एवरीथिंग। यहाँ देखो तो थोड़ा बेसिक डिफरेंस भी हमें समझना होगा कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में क्या सोच में अंतर था। हाँ, मॉडरेट देखो सोशल बेस क्या था, अपर क्लास वाले लोग सब, वही जमींदार सब, अपर मिडिल क्लास वाले लोग सब थे, वो भी टाउन तक था। बट तुम वही एक्सट्रीमिस्ट का देखो तो एजुकेटेड मिडिल क्लास वाले लोग हैं एंड लोअर मिडिल क्लास वाले भी लोग हैं जो टाउन में है। अभी भी बेस बढ़ा नहीं बढ़ा है जी, ये बेस बड़ा
जो बड़ा बनता है वो गांधी जी का रोल है। गांधी जी ही वो शख्सियत है जो गांव गांव पर पहुंचा देते हैं मूवमेंट को, और गांधी जी वो शख्सियत है जो महिलाओं को भी ऐड करते हैं ग्रुप में। गांधी जी पहला लीडर है जिन्होंने सभी लोग को ज्वाइन किया है, सब लोग को कनेक्ट किया। मगर प्रयास तो देखो एक्सट्रीमिस्ट ने बहुत बखूबी किया है, क्योंकि यदि हम मॉडरेट्स का देखेंगे तो मॉडरेट्स का बात तो केवल टाउन तक ही सीमित है, वो भी बहुत कम लोग हैं। मगर कम से कम एक्सट्रीमिस्ट ये तो किया है कि जो लोअर मिडिल क्लास वाले लोग उसको भी ज्वाइन किया है कम से कम, तो बेस बड़ा बनाया है। देखो आइडियोलॉजिकल इंस्पिरेशन क्या था मॉडरेट्स के लिए, वही यूरोपियन हिस्ट्री, वहीं का पॉलिटिकल थॉट। मगर एक्सट्रीमिस्ट का ऐसा नहीं है, वो क्या है इंडियन हिस्ट्री से डिराइव करता है इंस्पिरेशन, वो हमारे कल्चर से करता है, वो हमारे ट्रेडिशन सिंबल से करता है। देखो हाँ, नंबर 3 देखो बच्चे लोग क्या बिलीव करते हैं मॉडरेट्स लोग कि प्रोविडेंशियल मिशन, यानी कि इंग्लिश आया शोषण करने के लिए नहीं, अच्छा चीज करने के लिए आया है, यहाँ हमें अवेयर करने के लिए, हमें सिविलाइज करने के लिए आया। हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीमिस्ट क्या बोलता है ऐसा कुछ नहीं, इल्यूजन है, झूठों का बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं, आया शोषण करने के लिए आया है। कंट्रास्ट दिख रहा है ना, जब कंट्रास्ट हो तो क्या एक प्लेटफॉर्म पर रहेगा, ये लोग टूट जाएगा। बिलीव पॉलिटिकल कनेक्शन विद ब्रिटेन टू बी इन इंडिया सोशल पॉलिटिकल एंड कल्चर, यानी कि ब्रिटेन के साथ कनेक्शन रखना जरूरी है, तभी जाकर हमारा पॉलिटिकली सोशली इकोनॉमिकली हमें ठीक होगा कंट्री में। बट वो क्या बोलते थे, ऐसा कुछ नहीं है, जितना कनेक्शन रखोगे उतना एक्सप्लोटेशन होगा भारत में। बात समझ में आ रहा है ना, उतना ही एक्सप्लोटेशन होगा। इसलिए बहुत ही लॉयल रहते थे ये लोग ब्रिटिश क्राउन को लेके। ये क्या है तुम्हारा, बोलते थे कि उस ब्रिटिश क्राउन उस लायक है ही नहीं कि हम लॉयल रहें इसके, क्योंकि जब लोग इतना मर रहा है फेमिन से, बेबनी प्लग से, तो उसको दरबार लगा रहा है। और रियल में दिख रहा है ना, जो दिख रहा है वही बोल रहे हैं वो। देखो एक होता है ना, क्योंकि जितने ही मॉडरेट्स थे सब पढ़े लिखे थे इंग्लिश से, तो उनको इंग्लिश का तरीका बहुत सही लग रहा था, सिंपल बात था। और वो लोग चलाक भी, ऐसा नहीं कि नहीं, तो वो लोग आगे का भी सोचते थे कि इट इज़ टू अर्ली टू कॉल मासेस, बताए थे रीजन। मॉडरेट देखो बिलीव करते थे कि मूवमेंट जो है वो मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया तक ही रहना चाहिए, क्योंकि मास अभी तैयार नहीं हुआ पॉलिटिकल वर्क के लिए, पार्टिसिपेशन के लिए। एक्सट्रीमिस्ट क्या कहते थे, नो, मास को जोड़ना पड़ेगा, यदि हमको आगे ले जाना है, ब्रिटिश के अगेंस्ट ले जाना है, तो मासेस ज्वाइन करना पड़ेगा, और पर्सनल सेक्रीफाइस की भी जरूरत है। ये वही कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका मानते थे, और कहते थे कि इंडियंस को सर्विस मिल जाना चाहिए, वही रिफॉर्म्स चाहते थे एडमिनिस्ट्रेशन में। एक्सट्रीमिस्ट क्या चाहता था, कंप्लीट स्वराज। यदि जब तक स्वराज नहीं मिलेगा तब तक भारत का जो इल्स है, भारत का जो बीमारी है, तब तक ठीक नहीं होने जा रहा है। 8 नंबर देखो, खाली कॉन्स्टिट्यूशनल पी मैं, ये ऐसा नहीं है, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स भी तैयार है। वही पैसिव रेजिस्टेंस, डॉक्टर है तो डॉक्टर वाला काम बंद करो, लॉयर है तो लॉयर वाला काम बंद करो, स्कूल जाता है तो स्कूल बंद करो, कॉलेज कोई प्रोफेसर जा रहा है वो बंद करो, पैसिव रेजिस्टेंस। और स्वदेशी, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स। ये लोग पैट्रियट्स थे, मगर कॉमरेड क्लास का रोल प्ले नहीं कर रहे थे, यानी कि जो सेक्रीफाइस करने वाले, जैसे कम्युनिस्ट वाले लोग होते हैं ना, वो कॉमरेड्स होते हैं, वो अपना जान भी दे सकते हैं, समझे। पैट्रियट्स थे, इसमें कोई शक नहीं है, राष्ट्रभक्ति थे, मगर कॉमरेडर क्लास का रोल प्ले नहीं कर रहे थे। बट ये क्या है, वो पैट्रियट्स भी है और कॉमरेडर रोल भी प्ले करेंगे, क्योंकि ये देश के लिए जान देने के लिए भी तैयार है लोग सब, तभी तो ये लोग एक्सट्रीमिस्ट हैं, और इनको हर हाल में आज़ादी चाहिए। That is the basic difference between extremists and moderates. Completed.